स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। कल हमने किस किस चीज के बारे में बात की, पहले मुझे ये बताओ। कल हमने एक बोली GSTR 3B। कौन मंथली भरेगा, कौन क्वार्टरली भरेगा, कि नहीं, किसके पास ऑप्शन है क्वार्टरली भरने का? ऑप्शन किसके पास है? जिसकी टर्नओवर अप टू 5 CR है, ठीक है। टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 5 CR। उसके बाद क्या ऑप्शन है भरने का? क्वार्टरली भरने का उसके पास क्या है? ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये क्वार्टरली भरेगा तो कुछ हमने स्टेट पढ़ी थी जिनको कितने तारीख तक भरना था? 22 तारीख तक, और किसी के लिए क्या ऑप्शन था? 24 तारीख तक का ऑप्शन था, ठीक है। वो स्टेट आप याद कर लेंगे, जरूरत मेरे हिसाब से तो कम ही है, पर फिर भी आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, कंपोजिशन डीलर हमने पढ़ा था, इसके बाद कंपोजिशन वाले को कौन सा फॉर्म भरना होता था क्वार्टरली? CMP 08। कितने तारीख तक भरना होता था? 18 तारीख तक। कब तक भरना होता था? 18 तारीख को। अच्छा इसको एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में थी इसकी? GSTR 4। अच्छा ये कब तक भरनी होती थी इसको? 30 अप्रैल, ठीक है। होता है अप्रैल नहीं होता ना, ठीक है। तो ये कब तक भरना होता था? 30 अप्रैल तक। इतनी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया था। एक चीज जो मैं यहाँ पे दोबारा बोलना चाह रहा था वो ये थी, QRMP स्कीम। QRMP स्कीम, ठीक है। QRMP स्कीम, राणा जी, दीपराज जी बताएंगे। बताओ QRMP स्कीम क्या थी इसकी? पहले तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ठीक है। किस बंदे के पास ऑप्शन है ये कि कौन इसमें आ सकता है, कौन इसको ऑप्ट कर सकता है? जिसकी टर्नओवर एक्सीड ना कर रही हो, कितने? डज नॉट एक्सीडिंग 5 CR, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑप्शन है QRMP में आने के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, QRMP में आने के बाद इसमें पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट करनी है मंथली। इसके बाद कौन कौन से मेथड्स है? एक था फिक्स्ड सम मेथड, और दूसरा कौन सा था? सेल्फ असेसमेंट। मतलब कहने का ये है कि आप क्वार्टरली भर रहे हो अगर, तो आपको ये दो मेथड है जिसके बेस पे आप पेमेंट करोगे मंथली। अब ये बताओ, इसको मैं ज्यादातर जोर दे रहा था, ये क्या था, इसमें क्या होता था? इंटरेस्ट तो नहीं लगता था, पर पेमेंट किस हिसाब से होती थी इसमें? जैसे अप्रैल टू जून हमने टैक्स भरा 1 लाख रुपए, हमने टैक्स भरा 1 लाख रुपए, ठीक है। अप्रैल टू जून वाले में 1 लाख भरा। अब हमारे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगले क्वार्टर के लिए 3 महीने हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ कितना कितना भरना पड़ेगा? 35,000। तुमने बोला 105% भर रहा हो, ऐसे नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पे भी 35 भरूंगा तो कितना हो गया? 70 हो गया। अब जो ये वाला महीना है इसमें मुझे ये वाला मेथड क्यों अपनाना है? इस टाइम पे तो मुझे 3 भी भरनी ही भरनी है। जब ये महीना आएगा तब तो मुझे 3 भी भरनी है ना। तो आप क्या भरोगे फिर यहाँ पे? एक्चुअल, जो आपका एक्चुअल रहेगा वो आप यहाँ पे सारे कैलकुलेट करके भरोगे, समझ गए? मतलब अगर आपने इस क्वार्टर में 1 लाख भरा है तो यहाँ पे 35 भर लिया, यहाँ पे 35 भर लिया, कितना गया अभी? 70 गया। बाकी अगर सपोज करो इस महीने में भी, इस क्वार्टर में भी 1 ही लाख बन रहा है तो बाकी 30 भरोगे। कम बन रहा है तो कम भरोगे, ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा भरोगे। बट एटलीस्ट आपको कितना करना है? कम से कम इतना इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। कल जो कंफ्यूजन हो गई थी वो ये हो गई थी कि हमने 1 लाख में से 35 भर लिया, तो फिर जो बच रहा है उसका 35% भरना है, ठीक है। यही हो रहा था ना। तो ये नहीं करना है, ये 35,000 यहाँ भरना है, 35,000 यहाँ भरना है। बाकी जो लास्ट वाला महीना है उसमें तो हमने क्या करना है, सीधे एक्चुअल 3 भी भरनी है, वो तो भरनी है ना।
ऐसा थोड़ी कि इसका भी हम ऐसे ही भरेंगे। क्लियर? अगर आप ऐसे भरते हो और सपोज करो यहाँ पर हमने कितना भरा, 35 भरा, हमने जब 3 भी भरी तो हमें पता चला इसकी लाइबिलिटी बन रही थी इस महीने में 40,000 की। यहाँ पर भी हमने 35 भरा, इसकी लाइबिलिटी बन रही थी 45,000 की। ठीक है, तो 5,000 यहाँ और 10,000 यहाँ कम पड़ गया। तो गवर्नमेंट कहती है ये जो 10,000 कम पड़ा है तो इस पे हम क्या करेंगे, आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब आपने बोला दूसरा, देखो जी मैं ये वाला मेथड नहीं अपनाऊंगा। अच्छा, इस मेथड की पहले थोड़ी सी एक दो चीजें और बात कर लेते हैं जो हम कल कर रहे थे। ये तो हमने बता दिया था कि अगर देखो सपोज करो जुलाई के महीने में आपके कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में, ठीक है, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर का मतलब, क्रेडिट लेजर मतलब जो आपने दूसरों से परचेज किया वो आपका इनपुट बचा था वो क्रेडिट लेजर हो गया। कैश लेजर मतलब आपने कैश पेमेंट करी थी, ठीक है, अपने बैंक से पेमेंट करी थी टैक्स की और उसमें से कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों लेजर में आपका इतना फंड पड़ा है कि ये 35,000 रुपए एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपके क्रेडिट लेजर में इतना फंड पड़ा है कि 35,000 से ज्यादा ही है, या कैश लेजर में पड़ा है, दोनों में से कहीं भी पड़ा है, तो आपको इस महीने में भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे महीने में सपोज आपके कैश लेजर में 70,000 पूरा पड़ा हुआ है, तो दोनों महीने की हो रही है ना लाइबिलिटी पूरी, तो दूसरे महीने में भरने की जरूरत नहीं है। फिर आप तीसरे महीने में सीधे जाओगे जहाँ पे 3 भी भरने, या तो आपके कैश लेजर में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, या फिर आपकी लाइबिलिटी जो है वो नील है, आपने सपोज जुलाई में कोई सेल ही नहीं की, तो फिर इसका 35% आपको भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कौन कर सकता है, जिसने पिछली, सपोज करो ये जून का महीना था, तो ये जून का महीना मतलब अगर उसकी रिटर्न पूरी 1 जून 2000 सपोज 23 का है तो ये 30 जून तक का पूरा होना चाहिए उसका टैक्स पीरियड। ठीक है, कहने का मतलब है कई बार बंदा बीच में रजिस्टर्ड होता है, सपोज 15 जून को अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो फिर उसके पास इस मेथड से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब ये कंप्लीट पीरियड होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट पीरियड होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट टैक्स पीरियड होना चाहिए। तो इतना समझ आ गया, फिक्स सम में और सेल्फ असेसमेंट में तो कुछ नहीं है, इसमें तो आपने सीधा खुद ही निकालना है। ठीक है, जितना आपको लगता है मेरा इतना बन रहा है उतना आप पे कर दो, अगर कम हुआ तो आपसे क्या ले लेंगे, ब्याज ले लेंगे, बात खत्म। ठीक है, समझ आ गया? एक बार जरा रीड करो इसको अच्छे से, पेज नंबर 86, इस वाले को रीड करो फिर आगे चलते हैं। यही लिखा हुआ है, पेज नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो, if any registered person has turnover up to 5 CR, he shall have the option to file GST authority on quarterly basis, but tax has to be paid every month in the manner given below. There are two methods of paying tax. That is, first one is fixed sum method. ठीक है, and you will have to pay 35% of the tax liability paid in the return for the preceding quarter, where the return is furnished quarterly. ठीक है, आगे चले।
अच्छा, कब ऑप्ट कर सकता था इसके लिए? सपोज करो आप भर रहे हो मंथली रिटर्न, आपने अप्रैल, मई और जून की है, ये तो ये क्वार्टर हो गया। अगला क्वार्टर कौन सा है? जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। आप अभी मंथली भर रहे थे, आपने अब प्लान बनाया है कि भैया आगे से जो है हम क्वार्टरली भरेंगे, ठीक है। तो कब से? इस क्वार्टर में सपोज करो आपने अभी मंथली वाले में हो आप, ठीक है। तो आप कहाँ से ऑप्ट कर सकते हो, किस क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना है? सपोज आप यहाँ से भरना चाहते हो क्वार्टरली, इस वाले क्वार्टर से आप क्या करोगे, क्वार्टरली भरना चाहते हो, तो आपके पास कब से कब तक टाइम रहेगा अप्लाई करने के लिए? देखो, इस क्वार्टर का जो सेकंड मंथ है उसके फर्स्ट डे से, और इस क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है उसके लास्ट डे तक, समझ गए? तो मतलब इस क्वार्टर के सेकंड मंथ के फर्स्ट डे से इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक आप अप्लाई कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो ये स्कीम के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ठीक है। देखो, आप ऑप्ट करते हो क्वार्टरली के लिए तो गवर्नमेंट का नुकसान है थोड़ा बहुत, है ना। अगर आप मंथली के लिए करते हो तो गवर्नमेंट का क्या है, फायदा है। तो यहाँ तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि भाई इस महीने से इस महीने तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ सपोज करो क्वार्टरली में आ गए, फिर आपने सोचा कि नहीं यार, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाले जो रिटर्न क्वार्टर आएगा हमें यहाँ मंथली में ही जाना है, तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ क्वार्टरली भर ली ना, इस महीने में आराम से बता देना हमें, ठीक है। इस महीने में कभी भी बता दो, बात खत्म, ठीक है। क्योंकि जब एक महीना निकल गया तब तक नहीं बता पाएंगे। तो सपोज करो यहाँ निकल गया, अब यहाँ तुम्हें कहीं होश आ रही है भैया हम तो अब मंथली जाएंगे, तो गवर्नमेंट बोलेगी 2 महीने, ठीक है। तो यहाँ आप बता दो, फिर आपका GSTR 1 3B का ऑप्शन आ जाएगा आपको। चलो हो गया, इतना ही था। उसके बाद हमने क्या किया था, कंपोजिशन वाला कर लिया था। 2B वाला करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्योंकि आपको पता ही है 2B क्या होता है ना। GSTR 2B, GSTR 2B आपको पता ही है, ठीक है। क्या होता है, आपका जितना भी ITC है वो सारा इसमें आता है। देखो, इसमें वो तो ITC आता ही आता है जो आपको लेना है, वो ITC भी आता है जो आपको नहीं लेना है। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि भाई कौन सा ITC हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। सपोज करो जैसे ये आकाश है, ये गया रोहित के पास। रोहित जो है कार का डीलर है, ठीक है। इसने अपना GST नंबर दिया और एक कार ले ली इससे, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपनी GSTR 1 फाइल की, इसका GST नंबर डाला, तो वो जो बिल है वो इसके इसमें तो आ ही जाएगा, ठीक है। और जैसे जो कार होती है उस पर तो ITC मिलता नहीं है, ठीक है ना, उसका ITC अलाउड नहीं है, तो GSTR 2B में ये भी आएगा। तो ये आकाश की जिम्मेदारी है कि जो इन एलिजिबल ITC है वो ना ले, ठीक है। क्लियर? अगर ले लेगा तो फिर इसे बोलते हैं रॉन्गली अवेल्ड, इसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ITC वाले चैप्टर में। जैसे ब्लॉक्ड क्रेडिट होता है 17(5), 17(5), ओके। तो ये है GSTR 2B। तो इसमें दोनों ITC आएंगे, जो आपको लेना है जो नहीं लेना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके 2B में जो आ रहा है सारा फेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कब तक बनेगा? भाई कहता है कि आपकी GSTR 1 भरने की डेट है, सपोज करो कौन सी, 11 तारीख है, ठीक है। और IFF भरने की डेट क्या है, 13 तारीख है। तो विच एवर इज लेटर, हाँ जो बाद में है, तो 13 तारीख की बाद में है, तो 13 तारीख के बाद ही आपको मिलेगा GSTR 2B, ठीक है। अर्लियर होगा तो 11 वाला ही आ जाएगा, फिर IFF वाला तो फिर भी मर जाएगा, तो बाद वाली रखनी पड़ेगी ना। हाँ, इतना समझ आ गया? हो गया इतना? अच्छा, अब देखो, सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न, क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन 40
फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न क्या होती है? जो पहली बार भरते हैं, है ना, वही फर्स्ट रिटर्न होती है। अच्छा सपोज करो ये आकाश नाम का बंदा है, ठीक है, इस ये कंपनी चला रहा है, इसकी टर्नओवर क्रॉस हुई, मतलब इसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी बन गया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है, और इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया 30 दिन के अंदर में, जितना टाइम होता है, ठीक है, या 15-10 दिन में कर दिया, 5 दिन में कर दिया, जब भी करना है कर लिया। इसका रजिस्ट्रेशन आया 16/4/2023 को। कब आया रजिस्ट्रेशन? 16/4/2023 को। कब लाइबल हो गया था? 1/4/23 को लाइबल हो गया था। अभी 1/4/23 से 16/4/23 को ऐसा बैठा थोड़ी रहेगा भाई मैं सेल नहीं करूंगा जब तक मेरा जीएसटी नंबर नहीं आ जाता, क्योंकि मैं लाइबल हो गया। ऐसा करेगा? नहीं करेगा, दुकान थोड़ी बंद करेंगे। तो इसने क्या किया, इसने सपोज इसको, रोहित को, दिव्यांशु को, बाकी आप सबको क्या किया, गुड्स सोल्ड किए, गुड्स सोल्ड किया आपने, ठीक है, 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में। तो इसके पास जीएसटी नंबर तो था नहीं तब, इसने जीएसटी तो चार्ज किया नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट ऐसा मजाक कर रही है तुम्हारे साथ और ये कहना चाह रही है कि 1 तारीख से 16 तारीख तक तुमने जो सेल की है ना, जिसपे तुमने टैक्स नहीं लगाया है, इन सब के पास जाओ और बोलो कि भाई हम तुम्हें जो इश्यू कर रहे हैं ना वो रिवाइज्ड इनवॉइस इश्यू करेंगे। कौन से इनवॉइस? रिवाइज्ड इनवॉइस। सपोज तुमने इसको माल बेचा था 100 रुपए का, अब तुम्हारी जो आइटम है उस पर 18% टैक्स है, तुम इसके पास जाओ और इससे 18 रुपए और लेके आओ और इसको रिवाइज इनवॉइस बना के दो, है? तो फिर गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया आप उसे बता दो कि देखो भाई मेरा रजिस्ट्रेशन आने वाला है, तुम्हें 118 देने पड़ेंगे और जैसे ही रजिस्ट्रेशन आएगा मेरे पास बिल के लिए आ जाना, है ना। पर ऐसा भी नहीं कर सकते, अगर आप टैक्स कलेक्ट करने की आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप टैक्स कलेक्ट वैसे भी नहीं कर सकते, एडवांस के तौर पे ले सकते हो। और गवर्नमेंट तो यही कह रही है भाई साहब देखो, आप जिस दिन लाइबल हुए थे 1/4/23 को, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आया 16/4 को, तो उसके बीच के जितने भी इनवॉइस है 16/4 के बाद तो आप वैसे भी जीएसटी लगा के दोगे, जीएसटी नंबर होगा आपके पास, है ना, बिल बना के दोगे। और उससे पहले जितने भी आपका माल बेचा आपने, जितने भी आपके इनवॉइसेस थे उनको रिवाइज करो और लोगों से टैक्स लो और हमें दो, ठीक है। तो इसकी डिटेल हमें अलग से दो, इसी को बोल रहे हैं फर्स्ट रिटर्न, समझ गए? इसको क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट रिटर्न। तो जाओ और अगर तुम किसी को माल बेचा है तो उससे टैक्स के पैसे लेकर आओ, ठीक है, और तुम्हारे पास ऑप्शन है ये क्या, ठीक है। देखो क्या कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन who has made outward supplies in the period between the date on which he became liable to registration till the date on which registration has been granted shall declare the same in the first return furnished by him after grant of registration, ठीक है। when a person become liable after this turnover crossing the threshold limit he may apply for registration within 30 days, 30 दिन का टाइम होता है, मैंने कहा ना, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर 1 अप्रैल को ये लाइबल हो गया तो 30 अप्रैल से पहले पहले इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। Thus there might be a time lag between a person becoming liable to registration and grant of registration certificate. During the intervening period, such person might have made the outward supplies after becoming liable to registration, but before grant of certificate of registration. Now, in order to enable such registration, such registered person to declare the taxable outward supply made him for the period between the date on which he became liable to registration till the day he became liable, so that ITC can be availed by the recipient of such supply. Firstly, the registered person may issue revised tax invoice against the invoices already issued during the said period within 1 month from the date of issuing of certificate of registration, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर अंदर सारी इनवॉइस करो रिवाइज, और फिर ठीक है, और जब रिवाइज इनवॉइस करोगे आप टैक्स कलेक्ट करोगे गवर्नमेंट को दोगे, तो उस टाइम पे आपने जो परचेज की होगी उसका आईटीसी भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, एक आध दे एक आध दे। तो आ गया, इतना समझ आ गया? पर ये तो मुश्किल वाला ही काम है यार, है ना, ये वाला काम थोड़ा मुश्किल नहीं है?
कहाँ जाओगे भाई साहब? कौन पहले तो जाओ, चलो अगर जान पहचान गया तो चले भी जाएंगे, पर देगा कौन? है ना? कल तुम किसी से एक 1,800 रुपए का सामान ले लो, वो तुम्हें आज बोले भाई जीएसटी पे 18 रुपए, कल से उसकी दुकान में जाना ही बंद कर दोगे। है ना? चलो ठीक है। उसके बाद है एनुअल रिटर्न। उसके बाद क्या है? एनुअल रिटर्न। सेक्शन कौन सा? 44। सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न। अब क्या कहता है? पहले तो देखो ऊपर क्या कह रहा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिक इन द फॉर्म नंबर GSTR 9 up to 31st December of the subsequent year for the financial year by say return to be submitted on 31st up to 31st December 2023। अगर ये 23-24 है, अभी खत्म हो गया, तो हमें रिटर्न कब तक भरनी है? टू 2024 तक, ठीक है। पर यहाँ क्या लिखा है कि हर बंदे को भरना है। यहाँ क्या लिखा है? हर बंदे को भरना है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, अब इसमें अमेंडमेंट आ गई, बोला अप टू 2 करोड़ वालों को इससे एग्जम्प्ट कर दिया। जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उसको GSTR 9, कौन सा फॉर्म है ये? GSTR 9, उसको GSTR 9 नहीं फाइल करनी, उसको GSTR 9 नहीं फाइल करनी है। जिसकी टर्नओवर कितनी है? 2 करोड़ तक है, शायद उसमें नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो अप टू 2 करोड़ तक अगर टर्नओवर है तो आपको GSTR 9 नहीं फाइल करनी, ठीक है। GSTR 9 है क्या? बेसिकली एनुअल रिटर्न, मंथली जो आपने डेटा दिया है उसी को ईयरली बना के दे दो, कितनी आउटवर्ड कितनी। GSTR 4 हमारे लिए थोड़ी थी, वो तो कंपोजिशन वाले के लिए थी। ये तो कंपोजिशन में देखो 3-4 केस बनेंगे, पूरा चैप्टर तभी बता रहा था। मैक्सिमम 1.5 करोड़, अगर 1.5 करोड़ तक टर्नओवर है तभी कंपोजिशन में जा सकते हो, उससे ज्यादा होगी तो आपको रेगुलर में आना पड़ेगा। कंपोजिशन मतलब छोटे बंदों के लिए कि अगर तुम इतने अकाउंटिंग के इतने काम नहीं कर सकते हो तो तुम कंपोजिशन वाले हो, तुम सीधे सीधे सेल करो और सेल के ऊपर टैक्स दे दो बस। और छोटे बंदों के लिए अप टू 1.5 CR। हाँ नहीं 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 नहीं, 4-5 महीने नहीं भाई, ये 23-24 तक देखो 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 तक जो तुमने किया है ना, वो डिटेल देनी है 31 दिसंबर तक। इससे आगे जो 1/4/24 से फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका तो फिर अगले दिसंबर को देंगे। हाँ ठीक है, नहीं नहीं 31 दिसंबर तक जो डिटेल देनी है ना तुमने, वो इससे आगे की देनी ही नहीं है, सिर्फ इस पीरियड की देनी है। जो मार्च 24 परसों खत्म हो गया ना हमारा, जो मार्च 24 परसों खत्म हो गया, वहीं तक की डिटेल देनी है। कब तक देनी है? 31 दिसंबर तक, ठीक है। समझ गए? मतलब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें बोला 10 दिन बाद तक फीस दे देना, पर 10 दिन बाद तक कौन से वाली फीस दोगे? जो 10 दिन पहले तक मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। समझ गए? समझ गए कि मतलब इस बीच में तुमने जो भी काम किया है उसकी डिटेल हमें यहां तक दे देना, ये कह रही है गवर्नमेंट। मतलब इसके बाद अगर तुमने कुछ भी किया है तो उसकी डिटेल अगले साल। मतलब तुम्हारे पास कितने महीने हो गए? ये 9 महीने पूरे हो गए लगभग, ठीक है। यहाँ 31 दिसंबर को इसको GSTR 9 भरो, उसके बाद अपना न्यू ईयर मनाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है। ओके, समझ गए? तो यहाँ तक समझ आ गया? हम बात कर रहे थे GSTR 9 की। कंपोजिशन वाली 1.5 करोड़ तक मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख, 3 अलग अलग केस बनेंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ GSTR 9 आपको कब तक भरनी है? 31 दिसंबर तक भरनी है। किसको नहीं भरनी है? जो 2 करोड़ से नीचे वाले हैं, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक भी है उनको नहीं भरनी है GSTR 9। इसके साथ एक और जाती है GSTR, इसी का है 9C। इसका क्या है? 9C। तो 9C कहने का मतलब ये है कि जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है ना, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो गई है, उसको 9C भी भरनी है। उसको क्या भरनी है? इसी के साथ 9C भी भरनी है। 9C है क्या वैसे?
मतलब एक तरीके से वो खुद ही उसको सर्टिफाई करके एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देता है कि भाई इसमें ये अगर कोई फर्क है तो ये फर्क है, इसलिए फर्क है, ऐसा फर्क है, ठीक है, आपकी रिटर्न्स में और नाइन में ये फर्क है, ठीक है, ऐसे खुद ही वो सर्टिफाई करके देगा उसको, जो टैक्स पेयर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वही, कोई और नहीं करके देगा। इसमें क्या होता था, पहले ऑडिट होता था, ठीक है, मतलब सीए से आपको सर्टिफाई करवाना पड़ता था, तो बाद में उन्होंने बोला नहीं, ऑडिट आप मत करो, कुछ नहीं करना, आपने ऑडिट खत्म कर दिया। ऑडिट बोला जिस पे डाउट होगा हम करवाएंगे, जिस पे डाउट होगा हम करवाएंगे, जिसका हमें लगेगा इसका ऑडिट करवाना है वो हम कराएंगे। और नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जैसे इनकम टैक्स में जो होता है, वो सीए लोग खुद छांटते हैं कि भाई मतलब अपना सीए, ये हमारा सीए, ये हमारा ऑडिट करेंगे ना। इसमें क्या होगा, अगर डिपार्टमेंट कहता है कि इसका ऑडिट करवाना है, तो वो डिपार्टमेंट वाले बंदे भेजेंगे, अपने ऑडिटर भेजेंगे, वो होता है फिर ऑडिट, ठीक है। उसमें तुम्हारे तार वार सब खोल देगा, ऐसे तार खुलेंगे भाई साहब, है ना, समझ गए। तो ये क्या है, ये होगा फिर ऑडिट। तो ऑडिट नहीं है जीएसटी में अभी। नाइन किसको भरनी है, 2 करोड़ से ज्यादा वाले लोगों को भरनी है, ठीक है। 9C किसको भरनी है, उसमें अगर 5 करोड़ क्रॉस हो गई तो, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे हैं, देखो 9B किसको भरनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, वैसे ईसीयू वाला पूरा अलग से पढ़ेंगे। उनको कौन सी भरनी है, 9B भरनी है। और एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी 9। एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नहीं भरना है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसने कोई एनुअल रिटर्न नहीं भरनी है, ठीक है। इसके लिए आगे है रिटर्न कौन सी भरनी है उसने, OIDAR, ठीक है। ये कौन सी सर्विसेज होती हैं, ये सर्विसेज होती हैं तुम्हारी, जैसे सपोज करो इंडिया से बाहर से कोई बंदा सर्विसेज दे रहा है, कौन सी वाली सर्विसेज दे रहा है, ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन सपोज करो कोई वेबसाइट है, ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, उससे दिव्यांशु जो है क्या कर रहा है, कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहा है, कोई मूवी डाउनलोड कर रहा है, और कुछ भी डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो गेम वगैरह डाउनलोड कर रहा है, कुछ भी डाउनलोड कर रहा है, अगर वो फ्री का है तो अलग बात है, अगर पैसे का दे के कर रहा है तो उस पर क्या होता है, टैक्स लगता है ना। तो ऐसे बंदे को क्या भरना पड़ेगा, मतलब एनुअल रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, इनकी अलग से रिटर्न होती है, ठीक है। एक हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़ा था, उसके लिए भी एनुअल रिटर्न नहीं है। एनुअल रिटर्न क्या, 15 दिन के लिए तुम्हारे पास आया था वो, और एनुअल रिटर्न के लिए कहाँ ढूंढोगे, 90 दिन का तो तुमने उसको रजिस्ट्रेशन दिया है, तो एनुअल रिटर्न कहाँ भरोगे, ठीक है। तो कौन कौन बंदे एग्जेप्ट हो गए इसमें, और जो टीसीएस काटता है, कलेक्ट करता है टीसीएस, वो नहीं भरेगा, ठीक है। तो बेसिकली सभी को भरना है, इन 3-4 को छोड़ के, ठीक है। आगे इनको हम पढ़ेंगे भी जैसे, और एक इसमें होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपको पता चल गया एनआरटीपी क्या होता है, हमने पढ़ना नहीं है वैसे सिलेबस में ये ना, खाली वैसे ही बता देता हूँ। एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंडिया से बाहर का कोई बंदा है जो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, अगर उसने जीएसटी नंबर लिया है, काम कर रहा है, तो उसे क्या करना है, नहीं भरना है, एनुअल रिटर्न नहीं भरनी है। अगला कौन सा था, OIDAR वाला, उसको नहीं भरना है। कोई बाहर से वेबसाइट चला रहा है, आप उससे डाउनलोड करते हो कोई चीजें या कुछ भी करते हो, ठीक है, और वो पैसा लेता है, तो उसे टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, टैक्स पे करना पड़ता है। उसे भी ये 9 और 9C 9B कुछ नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये कौन होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, ये सपोज करो एक कोई हेड ऑफिस है, ठीक है, एक कोई क्या है, हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांचेस हैं अलग अलग, उसकी क्या है, ब्रांचेस हैं अलग अलग, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। ये इसने क्या किया, इस बंदे से कोई सर्विस ली, ठीक है। सर्विस कैसे ली, कि सपोज करो 100% है, तो 30 इसका था, 30% इसका था, 30% इसका था, और 60 इसका था। 60 किसका था, 40 होगा, ये लो 40 इसका था, खुश रहो, ठीक है, 40% इसका था, ठीक है। 30 और 40 ऐसे इन्होंने सर्विस ली थी। कहने का मतलब क्या है, इतनी सर्विस इसमें, इतने सर्विस इसमें, बिल बना था 1 लाख रुपए का, बिल मतलब टैक्स उस पर 1 लाख रुपए था, ऐसे समझो तुम सीधे, ठीक है, टैक्स 1 लाख रुपए था, इसने बिल बनाया सीधा हेड ऑफिस के यहाँ का, इसने बिल बना दिया यहाँ का। अब सारा इनपुट कहाँ आ गया, इधर आ गया, सारा इनपुट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये क्या करेगा, इस इनपुट को चाहे तो 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, और 40,000 यहाँ, ऐसे क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ऐसे क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सपोज यहाँ की लाइबिलिटी बन रही होगी कुछ, है ना, तो उसने क्या कर दिया, वो इनपुट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
तो इसे क्या बोलते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, वो है कैजुअल, तुम्हें पता ही है। बस इतना समझ आ गया। 44 क्लियर हो गया। कब तक भरनी है, 31 दिसंबर तक भरनी है। जीएसटीआर 9 भरनी है। किसको नहीं भरनी है, 2 करोड़ तक वाले को नहीं भरनी है। और 9C किसको नहीं भरनी है, 5 करोड़ तक वाले को नहीं भरनी है। ठीक है, और ये 2-4 बंदे हैं जिनको भी नहीं भरनी है। क्लियर, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो है मेन में हमारी एक रिटर्न रहेगी, फाइनल रिटर्न। कौन सी रिटर्न रह गई, फाइनल रिटर्न रह गई। चलो पहले फाइनल रिटर्न करते हैं। ठीक है, सेक्शन बताओ, सेक्शन 45 कौन सी रिटर्न, फाइनल रिटर्न। कौन से में जाती है ये, कौन सा फॉर्म है इसका, जीएसटीआर 10। वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ते रहो तुम। ठीक है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose registration has been cancelled shall furnish a final return in form number GSTR 10 within 3 months of the date of cancellation or the date of order of cancellation whichever is later। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या, देखो सपोज करो अब तुम बोलोगे यार कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन का मतलब क्या हुआ। सपोज करो तुमने अप्लाई किया कि भाई हम जो है दरवाजा दरवाजा कहना बिजनेस जो है बंद कर रहे हैं। तुमने अप्लाई किया 15 मार्च 2024 को। तुमने अप्लाई कब किया, 15 मार्च 2024 को, कि 1 अप्रैल 2024 से हमारा रजिस्ट्रेशन क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए। क्या हुआ, क्या कर रही है, उसे पेज नंबर ही नहीं मिल रहा। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। सती प्रथा तुम्हारे लिए होनी चाहिए। कोई बूढ़े खड़े तो मोड़ तुम्हारे गाँव में तो दो इधर पूजा ठीक है। चलो देखो तुमने क्या बोला, 15/3 को अप्लाई किया, 1/4 से हमारा बिजनेस क्लोज है, हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट ने चेक किया और ऑर्डर दिया कब, 10/4/2024 को। ऑर्डर कब दिया, 10/4/2024 को। तो आपका बिजनेस कैंसिल कब से माना जाएगा, 1/4 से। और ऑर्डर कब आया, 10/4 से। तो कब से 3 महीने गिनोगे, 10/4 से, यहां से। ठीक है, कब से 3 महीने गिनोगे, यहां से। क्लियर। अच्छा अब उल्टा देखो, सपोज करो तुमने 15/3 को अप्लाई किया कि भैया 1/4 से हमारा जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब डिपार्टमेंट ने चेक किया और 20 मार्च को ही ऑर्डर दे दिया कि ठीक है अग्रीड, आपका रजिस्ट्रेशन 1/4 से हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो विच एवर इज लेटर, तो आप कहां से गिनोगे, 1/4। समझ आ गया। तो क्या भरना पड़ेगा आपको, जीएसटीआर 10 भरना पड़ेगा विद इन कितने महीने में, विद इन 3 मंथ्स। क्लियर। अच्छा देखो, अब अगर नहीं भरेंगे तो, अब अगर नहीं भरेंगे तो, या आपने लेट भरा तो, आपने लेट भरा तो क्या लगेगा, ठीक है, जो लेट फी लगेगी वो तो लगेगी लगेगी। ठीक है, लेट फी कितनी लगेगी, कहता 100 रुपीज पर डे। कितना, 100 रुपीज पर डे। और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितना, 5000। 5000 कहाँ, ये कहाँ है, सीजीएसटी में। और इतना ही अमाउंट कहाँ लगेगा, एसजीएसटी में। क्लियर हो गया। तो मतलब 200 रुपए पर डे और मैक्सिमम कितना, 10,000 रुपए। 200 रुपए पर डे और मैक्सिमम कितना, 10,000 रुपए। समझ गए, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है इसमें, 10,000 रुपए। तो अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है तो तुम लेट भी भरोगे तो क्या दिक्कत है। अगर सपोज करो तुमने खाली 5 दिन लेट किया, 5 डे,
तो कितनी पेनल्टी लगेगी? 500 रुपए इसकी, 500 रुपए इसकी, 1000 रुपए हो गए टोटल, ठीक है। और मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा करोगे तो मैक्सिमम कितने लगेंगे? 10,000, मतलब 5 यहाँ तो 5 यहाँ। 3 महीने तक तो कुछ नहीं बोलेगी गवर्नमेंट। जगाओ उसको, कोई जगाओ यार, कोई तो जगाओ। हाथ हो गई यार। देखो आपको भरनी पड़ेगी रिटर्न, जब तक भरोगे नहीं तब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा। हाँ, आपको भरनी पड़ेगी, लेट भरोगे 10,000 रुपए फाइन के साथ भरना पड़ेगा, बात खत्म। वरना तुम्हारे लिए व्यवस्था है डिपार्टमेंट के पास। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है। उसमें उठाएंगे, उसमें पूछेंगे आपसे पहले, जब आप फॉर्म भरोगे ना पहले, तो वो जब कैंसिलेशन के लिए भरोगे कि आगे के लिए बताओ आपका एड्रेस क्या रहेगा, जहां हमें कभी आना हो मिलने, आगे के लिए बताओ कभी आपसे बात करनी हो तो मोबाइल नंबर क्या रहेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। तो फिर वो आएंगे आपसे मिलने चाय कॉफी पे, आओ कभी हवेली पे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे आज, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से चैप्टर ही खत्म होने वाला है हमारा ये। देखो 88C 88D मैं आपको पहले करा चुका हूँ, याद है कि नहीं है? याद है ना। इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट है, GSTR 5 हो गई, 5A हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, 8 हो गया, बस यही भरने हमने, यही देखने हैं। चलो अब पहले एक काम करते हैं, सेक्शन 45 हो गया, अब सेक्शन 46, सेक्शन 46 देखो, सेक्शन 46, सेक्शन 46 में क्या है ये? नोटिस, आपको क्या जाएगा? नोटिस। किसको? डिफॉल्टर को। किसका डिफॉल्टर? जिसने रिटर्न फाइल नहीं की। देखो जो आप कर रहे हो ना, नहीं भरेंगे तो पहले वो आपको नोटिस देंगे। नोटिस कौन से फॉर्म में देंगे? नोटिस देते हैं GSTR 3A में, GSTR 3A में आपको नोटिस देंगे कि भैया आपने रिटर्न नहीं भरी, 15 दिन में रिटर्न भर लो, 15 दिन में क्या कर लो? रिटर्न भर लो, ठीक है। तो पहली लाइन पढ़ो, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 44 और सेक्शन 45। अब भाई कौन बताएगा सेक्शन 39 किस चीज का था? अब उसने बोला ना कि फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39, तो 39 मतलब कौन सी रिटर्न? हाँ 3B। 44 मतलब 44 मतलब एनुअल रिटर्न, 45 मतलब फाइनल रिटर्न जो भी हम, ठीक है। तो इन 3 रिटर्नों में से अगर कोई भी आप फेल करते हो भरने के लिए तो आपको नोटिस आएगा, 3A में नोटिस आएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे कि भैया आपको बोलेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या करें, रिटर्न फाइल कर दें, ठीक है। जिस दिन आपको नोटिस आएगा 15 दिन का टाइम देंगे, भैया भर लो, समझ गए। देखो जितना लेट होगा इंटरेस्ट बिल्कुल चार्ज होगा। अब मैं तुम्हें बोला मेरे पैसे दे दो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा, मतलब मैं बोलूं भी ना। यार ये बड़ी अच्छी बात कर दी। तो मैक्सिमम 10,000 किसे, मतलब मैं एक मिनट फिर से, भाई दीपराज कुछ कह रहे हैं, हाँ बताओ। सपोज करो एक काम करते हैं, 3 महीने तुम्हारे पूरे हो गए 30 जून 2023 पे, अब बताओ क्या कहना हो। तुम्हें भरनी थी फाइनल रिटर्न, 3 महीने तुम्हारे यहाँ पूरे हो गए, अब बताओ आगे। 50 दिन अगर मैक्सिमम लेट करते हैं तो तुम्हारे 10,000 पूरे हो गए, समझ गए, ठीक है। और अब 50 दिन के बाद क्यों नोटिस भेजेंगे वो? देखो नोटिस आपको भेजेंगे अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, जैसे सपोज करो 3 महीने का टाइम था, यहाँ पे खत्म हो गया ना, ठीक है, तो वो तुम्हें यही कहीं नोटिस भेज देंगे कि भैया भर लो। अगर नोटिस नहीं भी भेजेंगे तब भी आपको फाइन देना पड़ेगा, और नोटिस भेज दिया तब तो देना ही देना है। कौन भर के आ जाएगा? जब आप देखो आपको GSTR 10 फाइल करनी है, ऐसा होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, GSTR 10 फाइल करनी है,
ठीक है, आपने यहाँ नहीं की, आप आगे चलते 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 50 दिन हो गए नहीं किए, आप 51 दिन पे जाएंगे ना, जब तक आप 10,000 रुपये नहीं भरोगे तब तक ये रिटर्न आपकी सबमिट ही नहीं है। फीस पहले देनी पड़ेगी, उसके बाद ये रिटर्न सबमिट होगी, उससे पहले आप ये रिटर्न सबमिट ही नहीं कर पाओगे। नोटिस में आपको कभी भी दे सकते हैं, इसके 10 दिन बाद भी दे सकते हैं, 15 दिन बाद भी दे सकते हैं, ठीक है? हाँ, मेल आएगी आपके पास, आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे तो वहां भी आपको नोटिस मिल जाएगा, डिफॉल्टर के नोटिस होते हैं, मेल पे भी आता है हर चीज। वैसे देखो जीएसटी में हर चीज आपको मैसेज भी आएगा, मेल भी आती है, हर चीज मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा, हर चीज। इसका नोटिस दिखाऊँ? तुम किताब पढ़ो, नोटिस मत पढ़ो। नोटिस भी दिखा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए? तो नोटिस में क्या बोलेंगे वो आपको कि 15 दिन में रिटर्न भर दो, नहीं भरोगे तो आपको लेट फी तो लगी रही है, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है? हैं? वो आपको नोटिस में बोलेंगे कि भैया देखो आप रिटर्न जो है फाइल करें, आपके पास 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के बाद भी नहीं किया तो ठीक है, आपकी पेनल्टी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। बतेरे सब देते हैं फिर, जैसे आप 3 भी भरते हो, जैसे आपने क्या किया, जीएसटीआर 3 भी फाइल किया, आपने मई के महीने की 20 जून को फाइल करनी है, आपने 25 जून को फाइल की, इस महीने में नहीं, इस वाली रिटर्न में लेट फी नहीं लगता इन 5 दिनों का, ठीक है? जब आप जून वाली का फाइल करोगे, जुलाई में फाइल करोगे ना, तो जब तक आप इन 5 दिनों का जो है लेट फी यहाँ नहीं दोगे, और कुछ इंटरेस्ट बनना होगा तो इंटरेस्ट नहीं दोगे, तब तक वो आपको ये रिटर्न फाइल करना ही नहीं देगा। वो बोलेगा भैया आपकी लायबिलिटी है कुछ, पहले उसको पे करो, उसके बाद आगे बात करेंगे, समझ गए? ऐसे नोटिस देना उनका काम है, ठीक है? जैसे सपोज करो वो ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो आपने रिटर्न फाइल नहीं की, उन्हें नोटिस दिया, नोटिस दिया, नोटिस में ये भी लिखते हैं कि हम आगे कोई नोटिस नहीं देंगे आपको, सीधे एक्शन लेंगे। सपोज आपने जीएसटीआर 3 भी काफी टाइम से नहीं भर रहे हो, तो वो आपका सीधा कैंसिल ही कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही कर देंगे, ठीक है? अब कैंसिल करने का मतलब ये मत सोचना कि मैं तो चाह ही रहा था कि कैंसिल कर देते, अब अपनी मर्जी से कैंसिल कर दिया तो बढ़िया है। वो क्या करेंगे, तुम्हें जहां से तुमने फाइल नहीं की ना, वहां से तुमसे भरवाएंगे, आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेट फी कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ मांगेंगे। तो दे दिया तो तुम भले इंसान हो, फिर तो बात खत्म हुई, फिर आप रिवोकेशन कराओगे उसका, कैंसिलेशन जो हुआ है उसका रिवोकेशन होगा कि भैया आपने कैंसिल कर दिया था, मालिक मैंने सब कुछ भर लिया, अब जो है कृपया मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वापस एक्टिव कर दिया जाए, ठीक है? तो आगे हम रजिस्ट्रेशन वाला पूरा चैप्टर करेंगे। है? नहीं नहीं, फीस क्यों लगेगी? देखो फीस तो रजिस्ट्रेशन की भी नहीं लगती, फ्री का रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी में, आओ आओ आओ, फ्री फ्री फ्री, ठीक है? कहते हैं फ्री में आया, कम से कम किस दिन 10 रुपए लेट फी का तो कर ही देगा है ना? तो चलो आगे चलते हैं, अब हम कौन सा बात करते हैं, ये वाला क्लियर हो गया तुम्हारा? 50 दिन के बाद भी अगर वो भरता है तो मैक्सिमम 10,000 तक ही पहुंचेगा, उससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा। कहने का मतलब है आपने 50 दिन में भरा तो एक ही बात, 51वें दिन भरो चाहे 61वें दिन भरो, एक ही बात है, ठीक है? पर भरनी तो पड़ेगी पड़ेगी। अब आते हैं सेक्शन 47। अच्छा ये बताओ, हमने 46 में क्या बोला कि नोटिस जाएगा, 47 में क्या बोला, आपके ऊपर क्या लगेगी? हाँ ठीक है, पेनल्टी लगेगी जो आप लेट फी करोगे, ठीक है, लेट फाइल करोगे, क्लियर है? तो सबसे पहले जीएसटीआर 1 की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जीएसटीआर 1। अगर जीएसटीआर 1 आप लेट फी लेट भरते हो, ठीक है, अगर नील की है तो ये मत सोचना कि अगर नील की है तो नहीं लगेगी, 10 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 250, इसका मतलब 20 रुपए पर डे, 500 रुपए। क्यों? क्योंकि डबल हो जाएगा, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी पढ़ रहे हैं, तो इतना ही एसजीएसटी में भी लग जाएगा, 20 रुपए पर डे, 250 रुपए, 500 रुपए तक मैक्सिमम, ठीक है, अगर दोनों का मिला के चलेगा। पर अब मैं सिंगल सिंगल ही बोलूंगा, आप समझ जाओगे अपने आप, ठीक है? इसमें नील में कितनी, 10 रुपए पर डे, और मैक्सिमम कितनी, 250 तक। उसके बाद आ जाओ, अगर टर्नओवर कितनी है, टर्नओवर है अप टू
1.5 CR अप टू 1.5 CR, तो कितना 25 पर डे और मैक्सिमम 1000। अच्छा, अब 1.5 से तो ज्यादा चली गई और कहां तक आ गई, 5 CR तक आ गई। ठीक है, अगर 5 CR तक आती है तो कितना है मैक्सिमम पेनल्टी, कितनी मैक्सिमम पेनल्टी हो गई 2500 रुपए। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हो गई 2500 रुपए। अगर 5 करोड़ से भी बड़ा है बंदा तो मैक्सिमम कितनी होगी 5000। ठीक है, एक समझ लो सेम जीएसटीआर 3B में भी है, जीएसटीआर 1 में जो है सेम जीएसटीआर 3B में भी है। मतलब अगर नील है तो 10 रुपए पर डे, 1.5 करोड़ तक है तो 25 रुपए पर डे और मैक्सिमम कितना 1000 रुपए। अगर टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा चली जाती है, कहां तक 5 करोड़ तक, तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हो जाएगी 2500 रुपए, और 5 करोड़ से ऊपर भी चले जाते हो तो 5000 रुपए। मैं तुम बड़े आदमी हो, 5000 रुपए एसजीएसटी 5000 रुपए सीजीएसटी तो दे ही सकते हो, है ना, पेनल्टी का। क्लियर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब जीएसटीआर 4 हमने किसके लिए बात की थी, कौन भरेगा, जीएसटीआर 4 किसके लिए बात की थी, कंपोजिशन वाले ना, उसकी टर्नओवर ही 1.5 करोड़ रहती है, उसकी टर्नओवर ही 1.5 करोड़ रहती है। अब बताओ उसके लिए लेट फी क्या रहेगा, अगर जीएसटीआर 4 लेट भरता है तो वही, अगर नील की है तो 10 रुपए पर डे और मैक्सिमम 250, और बाकी सारे केसेस में 25 रुपए पर डे और मैक्सिमम 1000 रुपए, मैक्सिमम 1000 रुपए, क्योंकि उसकी टर्नओवर ही 1.5 करोड़ तक रहेंगे ना, उससे ऊपर जाएगा तो वो फिर रेगुलर में आ जाएगा, तो जीएसटीआर 4 क्यों भरेगा वो। ठीक है, क्लियर। अब हमें बात करनी है किसकी लेट फी की, जीएसटीआर 9 की, जीएसटीआर 9 की। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है हमें, अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल करते हो लेट तो क्या कहता है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44, द ड्यू डेट शैल बी to the liable to pay late fee of 100 rupees for every day during which such failure continues, subject to the maximum of an amount calculated at a quarter% of his turnover। quarter% मतलब 0.25% ना, 0.25% हो गया ना। ठीक है, 1% होता तो 1% हो जाता, 0.25% मतलब हाँ, तो कितना हो गया 0.25%। ठीक है, अब निकालो जरा, जैसे सपोज करो एक नीचे एग्जांपल दे रखा है कि 20 दिन लेट हुआ, 20 दिन लेट हुआ, मतलब मैक्सिमम कितने जा सकती है 100 रुपए पर डे का लगाएगा, ये बोल दिया उसने 100 रुपए पर डे बोला ना, 100 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे है, पर मैक्सिमम कहां तक जाएगा, जितनी उसकी टर्नओवर है उसका 0.25% तक। ठीक है, जैसे वहां कितना था फाइनल रिटर्न में मैक्सिमम 5000 था ना, तो यहाँ कितना हो गया टर्नओवर का 0.25%। तो देखो अगर 20 दिन लेट हुआ तो 100 रुपए एक दिन का तो कितना हो गया 2000 हो गया। ठीक है, और उसकी टर्नओवर कितनी थी 60 लाख, 60 लाख है, 60 लाख का कितना बन गया 15,000 बनेगा ना, 1% हो गया 60,000, और 60,000 के 4 हिस्से कर लो तो 15,000, तो 2,000 और 15,000 मतलब कितनी लगेगी, मैक्सिमम कितना जा सकता था इतना, और कितने दिन लेट हुआ है 100 रुपए के हिसाब से इतना, तो कितनी पेनल्टी बनेगी इतनी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, है? हो गया, तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, अब मेरे को लगता है हमने यहाँ तक कर लिया है ना, आज इतना बहुत है। आगे वाला 45 की लेट फी तो हमने करी थी, 88C और 88D मैंने आपको शुरू में करा दिया था, याद है 88C याद है, हाँ दीपराज 88C
हैं? करा है? वो क्या है? हाँ, 88C नहीं याद है? याद है? हाँ, जीएसटीआर 1 में तुमने लाइबिलिटी बोली कि 5 करोड़ की लाइबिलिटी है, 3 भी भर रहे हो तो 5,000 रुपये में निपटा रहे हो, तो भैया नोटिस आएगा। मैंने सब बताया था, नोटिस कौन से फॉर्म में आएगा, पेमेंट कौन से फॉर्म में भरनी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो क्यों, कब बताया था मैंने ये? अभी मैं बताता हूँ कब बताया था। जब हमने बताया था कि उसको जीएसटीआर भरने नहीं देंगे। कब नहीं भरने देंगे? इन केसेस में। उसमें एक केस ये भी था, ऐसे ही था ना कि 88C और 88D का अगर तुमने क्या किया, इनको वायलेट किया है, तो आपको ये रिटर्न भरने नहीं देंगे। उसी टाइम मैंने 88C, 88D और एक रूल और बताया था, कोई महान भाव बता सकते हैं? 10 है, हाँ। वो क्या था? बैंक डिटेल का था। 3 रूल बताए थे मैंने, याद है? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने पे पब्लिक डिमांड पे एक बार रिवाइज कर लेंगे, पर आज नहीं। अब कब करेंगे? कल करेंगे, ठीक है? इतना बहुत है। मुझे लगता है यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बता देना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही बनता है। ये ले लो, ओके।